बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वीरभद्र नाम का एक किसान रहता था। उसी नगर के जमींदार ब्रजभूषण को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। वीरभद्र के गांव के गरीब किसान उसे बहुत प्रेम करते थे। वीरभद्र गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जमींदार ब्रजभूषण लगान वसूल करने के लिए वीरभद्र के गांव आया। और गांव के एक बूढ़े किसान से बोला, क्यों बे, इस बार के लगान के पैसे कौन देगा? तेरा बाप? क्षमा कर दीजिए सेठ जी, इस बार बेटी की शादी की खर्चा अधिक होने के कारण मैं लगान नहीं भर पाया। जब लगान के पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या जरूरत थी? रामू, मार मार कर इसे गधा बना दो, देखता हूँ कैसे नहीं देगा ये पैसे। बहुत देर तक सरपंच अपने आदमियों के द्वारा उस बूढ़े किसान को पिटवाता रहा कि तभी एक आवाज आई, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, रघुवीर चाचा के हिस्से का लगान मैं दे देता हूँ, ये लीजिए। रघुवीर के हिस्से का लगान मैं तुझसे क्यों लूं? तूने मुझे भिखारी समझ रखा है? और तू है कौन? मेरा नाम वीरभद्र है और आपको सबसे ज्यादा लगान मेरे द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन तुम रघुवीर के हिस्से का लगान क्यों दोगे? वो आप चाचा को पीट रहे थे, इसलिए मुझे दया आ गई। बड़ा दयालु धर्मात्मा बना फिरता है तू क्या समझता है कि दया क्या हम नहीं कर सकते? जा बे रघुवीर, मैं तेरे लगान के पैसे माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब जमींदार का गुस्सा वीरभद्र पर फूटा। क्या वीरभद्र, बहुत धन हो गया है तेरे पास? अगर दोबारा मेरे किसी काम के बीच में बोला तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। जा दफा हो जा यहाँ से। जमींदार ब्रजभूषण का रौद्र रूप देखकर वीरभद्र ने वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। जब वीरभद्र वहां से चला गया तो जमींदार ब्रजभूषण का एक नौकर बोला, यह वीरभद्र कोई कंगाल नहीं है, बहुत माल है इसके पास। वीरभद्र को धोबी न बना दिया तो मेरा नाम भी ब्रजभूषण नहीं। जमींदार ब्रजभूषण ने मन ही मन ठान लिया था कि वीरभद्र को कंगाल बनाकर ही रहना है। और एक दिन वह वीरभद्र के घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन वीरभद्र भी कम नहीं था, वह मन ही मन सोचने लगा, जमींदार ब्रजभूषण मुझसे चिढ़ गया है, किसी न किसी तरह से वह मुझे चोट पहुंचाने की चेष्टा जरूर करेगा। अब मुझे अधिक से अधिक सतर्क रहना होगा। उसी गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में पहुंचकर वीरभद्र ने एक जाल बिछाया और खुद पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। यहाँ पर जरूर से जरूर एक दो लोमड़ियाँ तो आ ही जाएंगी। जैसा कि वीरभद्र को अनुमान था, उस जंगल से कुछ लोमड़ियां आई और उनमें से 3 लोमड़ियां आकर उस जाल में रखे फल को खाने लगी और उसी में फंस गई। चलो अच्छा हुआ, यहाँ तो 3 लोमड़ियाँ एक साथ आ गई हैं। उन लोमड़ियों को वीरभद्र अपने साथ अपने घर लेकर गया और घर के पीछे खूंटे में बांध दिया। उधर जमींदार अपने नौकर के साथ वीरभद्र के घर जा पहुंचा। वीरभद्र, ओ वीरभद्र। माँ, लगता है बाहर जमींदार आया है, आप बाहर जाकर उनसे मिलो, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। वीरभद्र अपने साथ एक लोमड़ी को लेकर घर के पीछे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उसकी बूढ़ी माँ घर से बाहर निकली। राम राम जमींदार जी, आज कैसे दर्शन दिए आपने हम गरीब को। अरे माई, वीरभद्र कहाँ है?
अरे सरपंच जी, वीरभद्र तो सारा दिन खेतों में ही काम करता रहता है। वह अभी भी खेतों में ही होगा। खेत में? लेकिन अभी तो हम उधर से ही आ रहे हैं। उधर तो वीरभद्र नहीं है। आपने ठीक से देखा नहीं होगा जमींदार जी, या तो वह किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा। चलो राम, हम उसे वहीं पकड़ते हैं। जमींदार वीरभद्र को खोजते हुए उसके खेतों में पहुंचा तो सोच में पड़ गया। इस वीरभद्र ने लोमड़ी को खेत में क्यों बांध रखा है? चलो चलकर इसी से पूछते हैं। वीरभद्र वहीं एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। कुछ ही क्षणों में जमींदार उसके पास पहुंच गया। अरे जमींदार जी, आप लगान तो अभी जल्दी ही लेकर गए थे। तेरे खेत में 500 मन गेहूं और 300 मन बाजरा हुआ था, और तूने क्या दिया हमें? 50 मन गेहूं और 20 मन बाजरा। तो ठीक ही तो दिया था जमींदार जी। चुप कर बदतमीज। यह लगान छोटे किसानों के लिए है, जिनके खेतों में पैदावार कम होती है। तुम जैसे किसानों से पैदावार का आधा हिस्सा लिया जाएगा। यह हमारा आखिरी फैसला है। जमींदार की बात सुनकर वीरभद्र के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, लेकिन उसने बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा, आपका फैसला सर आंखों पर हुजूर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। आप तो हमारे महाराज हैं और हम आपकी प्रजा हैं। हे अन्नदाता, अगर आप लोग हमारी कुटिया पर भोजन के लिए पधारे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ जी, भूख तो मुझे भी बहुत तेजी से लग रही है। क्यों न चलकर हम इसके घर भोजन कर लें। ज्यादा भूख तो नहीं है मुझे, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारी मेहमान नवाजी हम कबूल कर लेते हैं। तुरंत ही वीरभद्र अपनी लोमड़ी के पास पहुंचा और उसका पट्टा हाथ में लेकर बोला, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, जाओ और घर जाते हुए मोटी मोटी मुर्गियां पकड़कर लेते आओ। और घर जाकर माँ से कहना छोले पूड़ी हलवा और चिकन बना कर रखे। हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। अरे अरे वीरभद्र, ये क्या कर रहे हो? यह लोमड़ियां तो भाग जाएंगी। ज़्यादा तेज भाग कर जाएगी तो माँ जल्दी भोजन पकाकर तैयार कर लेंगी और हमें भोजन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तुम पागल हो क्या? एक लोमड़ी जिसे तुमने रस्सी से बांध रखा है, इस तरह खुली छोड़ देने के बाद तुम्हें क्या लगता है यह तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? लोमड़ी जैसे प्राणी को तुमने कुत्ता समझ रखा है क्या? अरे जमींदार जी, मेरी लोमड़ी कुत्तों से भी बढ़कर है। मेरी मूल्यवान चीजों में एक लोमड़ी भी शामिल है। ह, लोमड़ी और मूल्यवान, तुम्हारी बात सुनकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। इसके बाद जब जमींदार अपने नौकर के साथ वीरभद्र के घर पहुंचे तो वीरभद्र की मां ने दरवाजा खोला। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए अंदर आइए, मैंने भी भोजन तैयार कर लिया है। उस दिन जमींदार और उसके नौकर ने वीरभद्र के यहाँ जमकर भोजन किया। अरे वाह, मुर्गी, चावल, छोले, हलवा, सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। मगर वीरभद्र, तुम्हारी वो लोमड़ी नहीं दिखाई दे रही। दिखाओ तो उसे। पहली लोमड़ी तो वीरभद्र के छोड़ते ही जंगल में भाग गई थी। जी हुजूर, अभी लाता हूँ। तुम्हारी लोमड़ी तो बहुत काम की है वीरभद्र। क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो? नहीं नहीं सरपंच जी, यह लोमड़ी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। इसे मैं हरगिज नहीं बेच सकता। क्या कह रहे हो? लोमड़ी तो तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी। ये हमारा आखिरी केस है। बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। आपकी बात को तो मैं टाल नहीं सकता, पर यह लोमड़ी एक व्यापारी से अपनी सारी जीवन भर की जमा पूंजी देकर ली थी।
पूरी 2 लाख रुपए देकर मैंने यह लोमड़ी खरीदी थी। भला इतने सारे रुपए आप मुझे कहाँ दे सकेंगे? क्यों नहीं दे सकेंगे तुम्हें? हमें भिखारी समझ रखा है क्या? 2 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है? लो अभी तुम ले लो। आपका बहुत बहुत आभार सरपंच जी। एक दया और कर दीजिए, मुझ पर लगान का बोझ मत बढ़ाइए। अगर आप लगान बढ़ा देंगे तो गांव के लोग आपको अत्याचारी समझेंगे और ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली। अब खुश हो जाओ। 2 लाख रुपए देकर जमींदार उस लोमड़ी को लेकर अपने साथ अपने घर चला आया। और घर आकर वह सोचने लगा, अब इस लोमड़ी के दम पर मैं अपने दोस्तों और यारों में अच्छा रौब जमा सकूंगा। अगले दिन जब उसके यार दोस्तों के साथ उसकी महफिल जमी तो वह कहने लगा, सुनो दोस्तों, यह लोमड़ी बहुत करामाती है। यह तो गंदी और बदबूदार लोमड़ी है, यह क्या करामात दिखाएगी? देखना चाहते हो तो देखो, अभी मैं तुम्हें लोमड़ी का जादू दिखाता हूँ। जमींदार लोमड़ी के पास आया और कहने लगा, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, और जंगल से कुछ मुर्गियां पकड़कर मेरे घर ले जाओ और मेरी पत्नी से कहना मुर्गी, चावल, छोले, हलवा तैयार करके रखे। जमींदार ने जैसे ही लोमड़ी को आजाद किया, उसने एक लंबी छलांग लगाई और बाहर निकल गई। अब देखना तुम लोग लोमड़ी का चमत्कार। थोड़ी देर बाद जमींदार अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो ना, सब कुछ तैयार हो गया है। सब कुछ? क्या सब कुछ? अरे मेरी लोमड़ी मुर्गी लेकर आई होगी, उसने तुमसे कुछ बनाने को भी कहा होगा, वह सब कुछ बन गया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? तो क्या लोमड़ी अभी तुम्हारे पास नहीं आई? लोमड़ी तो क्या, एक चूहा भी यहाँ नहीं आया। हाय हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं उस वीरभद्र को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे बेवकूफ बनाकर लूट लिया। जमींदार वीरभद्र की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अपने नौकर के साथ उसके गांव की ओर चल दिया। बाहर निकल वीरभद्र, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जमींदार की कड़कती आवाज सुनकर वीरभद्र घर से बाहर निकला। क्या हुआ हुजूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या भूल हो गई मुझ गरीब से? गरीब के बच्चे, निकाल मेरे 2 लाख रुपए। क्या कह रहे हो सरपंच जी? वो सब तो मैं खर्च कर चुका हूँ। और हाँ, आपकी लोमड़ी मेरे पास भाग आई है, आप इसे लेकर जाइए। कल आपने इसे मसूर की दाल और आलू के पराठे नहीं खिलाए, इसलिए बहुत नाराज है ये। क्या मसूर की दाल और आलू के पराठे? मैं आपको यह बताना भूल गया था कि इस कारामाती लोमड़ी को 1 कटोरी मसूर की दाल और आलू का पराठा खिलाना, यही इसकी खुराक है। इतनी जरूरी बात तुम कैसे भूल गए? मैं 1 कटोरी तो क्या, मैं 2 कटोरी मसूर की दाल और 30 आलू के पराठे इसे खिलाया करूंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, इतनी फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। बस आप उसे उसकी खुराक भर ही खिला दीजिएगा, फिर देखना इसकी करामात। जमींदार सोचने लगा, मैं फालतू में ही इस पर नाराज हो रहा था। यह तो मेरा शुभचिंतक है, मुझे फिजूल खर्ची से बचा रहा है। और फिर वीरभद्र ने अपनी आखिरी और तीसरी लोमड़ी लाकर जमींदार को दे दी। जमींदार एक बार फिर से बेवकूफ बनकर उस लोमड़ी को लेकर अपने घर आ गया। वैसे तो वीरभद्र तीनों लोमड़ियों को हर रोज मांस खिलाया करता था, लेकिन वीरभद्र के कहने पर जमींदार ने उसके लिए मसूर की दाल व आलू के पराठे बनवाए। यह लो मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं तुम्हारे पसंदीदा मसूर की दाल और आलू के पराठे बनवा कर लाया हूँ। हर रोज मांस खाने की अभ्यस्त लोमड़ी अपने सामने मसूर की दाल व आलू के पराठे देखकर क्रोधित हो उठी।
जबकि जमींदार ब्रजभूषण ने कुछ और ही समझा। अच्छा, अब मैं समझा। तू खूंटे से बंधी है, इसीलिए नाराज हो रही है। अभी खूंटे से खोल देता हूँ तुझे। जैसे ही जमींदार ने उस लोमड़ी को खोला, वह उछलने लगी और उछलते हुए बाहर की ओर भाग गई। अरे अरे, कोई पकड़ो पकड़ो, रामू, धनी, हरजू, कोई पकड़ो, लोमड़ी भाग रही है। जब तक जमींदार के नौकर वहां तक पहुंचते, तब तक लोमड़ी भाग निकली थी। अरे क्या हुआ मालिक, क्यों आप बुला रहे हैं? अरे अब आए हो कमबख्तों, जब लोमड़ी भाग गई। क्या लोमड़ी भाग गई? उस वीरभद्र ने तो आपको सच में ठग लिया। उस वीरभद्र ने तो मुझे सचमुच ही ठग लिया, मगर मैंने भी उस वीरभद्र को धोबी न बना दिया तो मेरा नाम भी ब्रजभूषण नहीं।